हेलो एवरीवन, आप सभी का इस लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, तीनों एक ही चीज़ है। अलग अलग टर्मिनोलॉजी से इसको पुकारा जाता है, अलग अलग टर्मिनोलॉजी से हम इसे बुलाते हैं। एक एक करके हम सबका मीनिंग समझेंगे और क्या होता है आयोनाइजेशन एनर्जी, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। राइट। तो सबसे पहले मैं अगर डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल एक डायग्राम के हेल्प से हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये कोई एटम है जिसमें न्यूक्लियस इस तरीके से है और एटम आपका यहाँ पे कुछ इतना बड़ा है। इससे क्या होगा, जब आप इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में कुछ इस तरीके से घूम रहा होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, एंड देन यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि न्यूक्लियस यानी कि पॉजिटिव चार्ज है। इन दोनों के बीच की दूरी को हम यहाँ पे R बोलते हैं, रेडियस। ठीक है, तो ये आपका हो गया Q1 और ये आपका Q2, यानी कि दो चार्ज है, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हुआ ना। इलेक्ट्रॉन हो गया आपका क्या, नेगेटिव चार्ज, और न्यूक्लियस क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। तो Q1 Q2 दो चार्ज है। राइट। तो यहाँ पे एक अप्लाई कर सकते हैं फोर्स। जब दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स जो होता है ना, उसको हम कहते हैं F इज इक्वल टू के Q1 Q2 के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला हम लगा सकते हैं जब कभी दो चार्ज एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव करते हैं एटम में, तो हम ये बड़े आसानी से ये फार्मूला हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर डेफिनेशन की बात करें कि आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, पहले तो हम आयोनाइजेशन का मीनिंग समझें। आयोनाइजेशन का सिंपल सा मीनिंग होता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और एनर्जी यानी कि आपको पूरी तरीके से अगर बोला जाए, एक ऐसा आइसोलेटेड गैसेस एटम आपको लेना है ना, जो कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड पड़ता है आपको, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। मैं एक बार डिफाइन कर देता हूँ इसको, सो दैट उसके बाद समझाना मुझे आसान हो जाएगा। द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड, द एनर्जी which is required the energy which is required to remove the electron, ठीक है, of outermost ऑर्बिट। ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन जब भी आप निकालेंगे आउटर मोस्ट सेल से ही निकालेंगे, और उसको कहाँ तक लेके जाइए, टू इन्फिनिटी। वाई इन्फिनिटी इसलिए लेके जाना है क्योंकि आपको इतने कांटेक्ट में लेके चले जाना है कि दोबारा वो वापस ना आ पाए। फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, इज नॉन एज आयोनाइजेशन एनर्जी, और यू कैन से आयोनाइजेशन पोटेंशियल, और यू कैन से आयोनाइजेशन इंथैल्पी। इंथैल्पी एक्चुअल में होता है चेंज इन हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो यहाँ पे आप देखते हैं, चलिए। यहाँ पे मेन चीज़ क्या बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन जो है, ये मान लीजिए कि एक आइसोलेटेड गैसेस एटम है जो हमने यहाँ पे बना रखा है। आइसोलेटेड का मतलब होता है फ्री फ्रॉम कंपाउंड, यानी कि किसी से कंबाइंड फॉर्म में नहीं होगा। फ्री फ्रॉम कंपाउंड यानी कि पूरी तरीके से अकेला होगा, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ये सब जो रहते हैं ना, अकेला रहते हैं, वैसा गैसियस एटम चाहिए। और अगर ऐसे गैसियस एटम से अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हैं, कहाँ से, आउटर मोस्ट ऑर्बिट से, और उसे ले जाते हैं इन्फिनिटी तक, सो दैट वो दोबारा वापस ना आ सके, है ना, ऐसे निकालो आप, तो उसमें जो लगने वाला एनर्जी होता है
उसी एनर्जी को हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम इसको सिंपली यहाँ पे दिखाने की कोशिश करें कि किस तरीके से आखिर हम बता सकते हैं इसको, तो सिंपली आप एक x मान लीजिए कि x कोई आइसोलेटेड गैसेस एटम है। इस तरीके से x इज आइसोलेटेड गैसेस एटम। जब आप इससे इलेक्ट्रॉन्स को निकालेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, -1 इलेक्ट्रॉन जब आप करेंगे यहाँ से, तो आपको मिलता है x पॉजिटिव आइसोलेटेड गैसेस एटम। ये चीज़ तो मैंने पहले ही बता रखा है आपको। लेकिन यहाँ पे जो डेल्टा H चेंज आता है, यहाँ पे कुछ एनर्जी चेंजेस होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन निकालने में आपको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी इसको। तो उसको हम कहेंगे डेल्टा H, यानी कि इंथैल्पी, चेंज इन इंथैल्पी, डेल्टा H। इसको कहते हैं, अदर टर्म में आप कह सकते हो हीट ऑफ रिएक्शन, राइट। इसको दो तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, नंबर 1 एंड 2। एक बार हम कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि डेल्टा H की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है, तो हम इससे क्या समझ में आता है हमें, या फिर अगर हम डेल्टा H की बात करें अगर लेस देन 0 है, तो इससे हम क्या समझेंगे। अगर ग्रेटर देन 0 है डेल्टा H की वैल्यू, तो आप समझ लीजिए कि हीट आप दे रहे हो, हीट एब्जॉर्ब, यानी कि ये हीट कौन एब्जॉर्ब करेगा, ये सिस्टम एब्जॉर्ब करेगा। सिस्टम तो हमारे लिए x है ना, x आइसोलेटेड गैसेस एटम है। तो डेल्टा H की वैल्यू अगर ज़्यादा है, ग्रेटर देन 0 है, तो समझ जाइए कि मतलब यहाँ पे मान लो कि इसके पास कुछ एनर्जी x था। सपोज करिए ये x आइसोलेटेड गैसेस एटम है, इसके पास कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी था और आपने कुछ यहाँ पे ऐड कर दिया। तो ऐड किया तो इसके पास एनर्जी क्या हो गया, हीट एब्जॉर्ब हुआ। तो हीट एब्जॉर्ब होगा तो हम कहेंगे कि ये प्रोसेस जो है, हीट एब्जॉर्प्शन प्रोसेस को हम एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। यानी कि ये जो होता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। ये आप दिमाग में बिठा लें। इलेक्ट्रॉन निकालने का प्रोसेस आइसोलेटेड गैसेस एटम से एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। लेकिन दूसरा कंडीशन ऐसा भी हो सकता है, जो कि यहाँ पे पॉसिबल फिलहाल तो नहीं है, कि डेल्टा H की वैल्यू लेस देन क्या है, 0 है। तब के केस में हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हीट जो होगा वो सिस्टम से रिलीज होगा, हीट है ना, रिलीज्ड। अब आप खुद सोचिए, अगर आप इसमें हीट को ऐड करेंगे तो डेल्टा H की वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो हो ही जाएगा। मान लो अगर 0 रहा है इसकी एनर्जी, तो ऐड करोगे तो ग्रेटर देन 0 होगा, और मान लो निकाल लोगे, रिलीज कर दोगे, इससे निकलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी एनर्जी यहाँ से निकली है तभी यहाँ पे कम हुई है, डेल्टा H की लेस देन 0 हो रहा है। लेस देन 0 मतलब कम हो गया। तो 0 मान लो कि x की वैल्यू 0 थी, तो 0 से ज़्यादा होना मतलब आपने ऐड किया। अगर लेस देन 0 यानी कि 0 से कम होना, यानी कि इससे एनर्जी निकला है ना, ऐसे करके एनर्जी निकला है। तो यहाँ पे हीट रिलीज हुआ है, और इस जब हीट रिलीज होता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और नाम से भी क्लियर है, देखो ना यहाँ पे अगर गौर से देखो तो 2 यहाँ लिखा है, एंडो 2 है ना, 2 मतलब मांगते हैं ना लोग, बोलते हैं 2, तो यहाँ पे एनर्जी मांग रहा है सिस्टम, तो उसको देना पड़ेगा, तो वही एंडोथर्मिक प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूनिट आपको दिमाग में ज़रूर रखना चाहिए इसका। जैसे मान लीजिए अगर हम यूनिट की बात करें इसकी, सो बड़ा नॉर्मल सा यूनिट है, बहुत टफ नहीं है। आपको पता है कि यूनिट ऑफ एनर्जी की बात करें, क्योंकि ये आयोनाइजेशन एनर्जी है, तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम कह सकते हैं कि एक एटम में कितनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लग रही है। इसको आप किलोजूल पर मोल में बता सकते हैं, है ना, किलोजूल पर मोल में इसकी एनर्जी बता सकते हैं आप, या फिर आप किलो कैलोरी पर मोल में आप बता सकते हैं। यहाँ पे तीनों फॉर्म में आपको न्यूमेरिकल में वैल्यू आपको देखने को मिल जाता है। जब भी न्यूमेरिकल डेटा गिवन होता है तो ये वैल्यू आपको इन यूनिट्स में देखने को मिल जाता है। तो ये तीनों यूनिट्स आपको आने चाहिए। फिलहाल अब हम जान लेते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू कितना होता है। आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19, और इसको जूल में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो।
तो यहाँ पे अगर हम इसको किलो जूल में लिखने की कोशिश करें इसी चीज़ को, तो किलो जूल में क्या करते हैं हम, ये हो जाएगा आपको 96 किलो जूल पर मोल। तो ये कुछ वैल्यू है जिसे आपको याद रखना पड़ेगा, ये जगह जगह पर ज़रूरत पड़ने वाला है। जब कभी भी हम इसके कहीं कहीं पे कुछ वैल्यू अगर दे दिया जाता है, उस समय हमें इसकी डेटा की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये सब वैल्यू हमें याद रहें। तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी था। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का सिंपल सा कहने का मतलब है कि द मिनिमम एनर्जी, यू कैन से द मिनिमम एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेस एटम। अब इसी को हम सक्सेसिव देखते हैं। सक्सेसिव कहने का मतलब है कि 1 by 1 लगातार इलेक्ट्रॉन निकालते चले जाएंगे। अभी तक तो हमने डेफिनेशन बताया तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके बताया जस्ट, लेकिन अब हम सक्सेसिव की बात करेंगे। सो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एज इट इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम द नेम कि लगातार हमें इलेक्ट्रॉन निकालने की ज़रूरत है यहाँ पे। तो ये अपना अगर मान लीजिए कि X आइसोलेटेड गैसेस एटम है, आपको ये बहुत ज़रूरी है कि आइसोलेटेड गैसेस एटम ही लेना होगा। और इसमें से क्या करते हैं कि आप एक इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं। जब हम केटायन एनायन पढ़ रहे थे उसी समय मैंने बताया था कि जब कभी भी किसी एटम से अगर इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है तो उस पे, उसके टकले पे पॉजिटिव चार्ज एक्वायर होता है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन X से निकला है तो X के टकले पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसे हम कहेंगे आइसोलेटेड गैसेस एटम। अब नेक्स्ट आपसे यहाँ पे ये भी एक और इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं आप यहाँ से, है ना। तो आप तब तक इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं जब तक आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल जाता। तो अब जो एक और इलेक्ट्रॉन निकाले हो तो X पे चेंज आएगा, आइसोलेटेड गैसेस एटम 2 पॉजिटिव हो जाएगा। फिर चाहें तो आप निकाल सकते हैं, मैंने कहा कि जब तक आपको स्टेबिलिटी नहीं मिलती है तो आप इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। ये स्टेबिलिटी कहने का मतलब क्या हो रहा है सर, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करना। तो यहाँ पे ये आयोनाइजेशन एनर्जी 3 है। इसमें जो चेंजेस आने वाली है वो आइसोलेटेड गैसेस एटम तो अभी भी है, बट इसमें 3 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि आप बताओ कि आयोनाइजेशन एनर्जी 1, राइट, आयोनाइजेशन एनर्जी 2 एंड आयोनाइजेशन एनर्जी 3, इन तीनों में सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में लगेगा, सबसे ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी कहाँ लगाना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि IE3 में लगाना पड़ेगा। वो कैसे, मैंने बताया है आपको, अगर याद हो Z इफेक्टिव के केस में हमने बताया है कि कोई भी एटम अगर ऐसा है और मान लीजिए अगर इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, मैंने बताया था ऐसे ही एज्यूम करना है इलेक्ट्रॉन को, तो ज़्यादा अच्छे तरीके से सोच पाएंगे आप, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाता है ऐसा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल गया, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल गया तो अपकमिंग इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे अट्रैक्शन बढ़ जाती है। मान लो ये भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दोगे तो अपकमिंग इलेक्ट्रॉन जो भी आता है उसकी अट्रैक्शन न्यूक्लियस से बढ़ जाती है। और अगर अट्रैक्शन बढ़ जाएगा मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, है ना, आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो मतलब जो अपकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के और करीब चला जाता है, फिर इलेक्ट्रॉन निकाले और करीब चला गया। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन करीब चला जाएगा न्यूक्लियस से अट्रैक्शन बढ़ेगा, और अगर अट्रैक्शन बढ़ता है तो आपको एनर्जी भी उतना ही प्रोवाइड कराना पड़ेगा। जितना ज़्यादा अट्रैक्शन उतना ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करा करके उसको वहाँ से छुड़ाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, राइट। तो ये इसका फंडा था। तो आयोनाइजेशन एनर्जी में सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें प्रोवाइड कराना पड़ेगा एटम को, एंड देन IE2, एंड सबसे कम IE1 होगा। अच्छा, तो ये तो थे सर कि यहाँ पे एनर्जी किस तरीके से यहाँ पे वर्क करता है। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि बताइए कि यहाँ पे एनर्जी जो आप बात कर रहे हो आयोनाइजेशन एनर्जी की, वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, अगर ये पूछा जाए आपको तो क्या कहेंगे। तो मैं कहूँगा कि फैक्टर अफेक्टिंग, क्योंकि मैंने एटॉमिक साइज में फैक्टर अफेक्टिंग जान करके नहीं बताया क्योंकि वहाँ पे उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं होता है। यहाँ पे अगर ये देखोगे तो अपने आप एटॉमिक साइज का भी दिमाग में आ जाएगा। तो आप
उल्टा लिख सकते हो, उसमें भी जा कर के कोई दिक्कत नहीं है। तो फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी को देखते हैं, कौन कौन से फैक्टर आके अफेक्ट करते हैं। तो आपको ये पता है, सिंपल सी बात है कि साइज ऑफ एन एटम और आयन की अगर हम बात करें, सबसे पहले साइज की ही बात कर लेते हैं। साइज ऑफ एन एटम, अगर आप साइज ऑफ एटम देखते हैं या फिर आयन को देखते हैं तो आप खुद सोचिए, मान लीजिए कि जैसे जैसे साइज़ बढ़ता चला जाएगा, ये छोटा साइज़ था, मान लो इतना छोटा साइज़ था, फिर ये न्यूक्लियस हुआ, ये बड़ा हुआ, ये और बड़ा हुआ, इस तरीके से ये बड़ा हुआ और इस तरीके से बड़ा हुआ। तो जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, हो क्या रहा है, देखो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की दूरी क्या होती चली जा रही है, देखो तो बढ़ती चली जा रही है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की दूरी क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है। तो अट्रैक्शन क्या हो रहा है, न्यूक्लियस से कम होता चला जा रहा है। अगर अट्रैक्शन कम होता चला जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। यानी कि सिंपली मुझे ये सीख मिला कि अगर आयोनाइजेशन एनर्जी आप बात करें साइज से कंपैरिजन करें तो वो इन्वर्सली रिलेशन है। जितना ज़्यादा साइज़ बढ़ेगा एनर्जी उतने ही कम लगेगा मुझे इलेक्ट्रॉन को निकालने में, इसीलिए हम इन्वर्सली रिलेशन इसे बताते हैं। नंबर 2, आप इसको Z इफेक्टिव की तरह भी ले सकते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और यू कैन से Z इफेक्टिव। Z इफेक्टिव का सिंपल सा मतलब आप समझना है आपको कि ये न्यूक्लियस का अट्रैक्शन होता है। अगर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे अगर बढ़ जाएगा, उसी को Z इफेक्टिव कहते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, अगर ये अट्रैक्शन बढ़ता है तो भैया हमें आयोनाइजेशन एनर्जी भी बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा, तभी जा कर के इलेक्ट्रॉन निकलेगा। यानी कि Z इफेक्टिव आप कह रहे हैं बहुत ज़्यादा है, मतलब जो न्यूक्लियस है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बड़े तेज़ी से पकड़ के रखा हुआ है, तो एनर्जी भी तो आपको बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा, तभी तो आप निकाल पाओगे उस इलेक्ट्रॉन को। दैट इज़ वाई Z इफेक्टिव जो होगा वो आयोनाइजेशन एनर्जी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और इसी को हम कह सकते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दैट इज Z इफेक्टिव। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करें पेनिट्रेशन पावर की, राइट, तो ये हो जाता है आपको पेनिट्रेशन पावर। सो अगर पेनिट्रेशन पावर की अगर आप बात करें, पेनिट्रेशन पावर ऑफ किसका, सबसेल, सबसेल। यानी कि यहाँ पे ऑर्डर अगर देखें तो हम सिंपली कह सकते हैं कि हायर इज द पेनिट्रेशन पावर ऑफ द ऑर्बिटल। ऑर्बिटल की जितनी ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर होगी, पेनिट्रेशन पावर मतलब कि वो न्यूक्लियस के कितना करीब, देखो पेनिट्रेट करके ये बाहर से अंदर की ओर जा रहा है पेनिट्रेशन करते हुए, तो ये पेनिट्रेशन है। तो इसको पेनिट्रेशन करने का पावर, अगर हायर इज द पेनिट्रेशन पावर ऑफ द ऑर्बिटल, मोर एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड। सही बात है भैया, ये जितना ज़्यादा अगर ऑर्बिटल पेनिट्रेट करके न्यूक्लियस के करीब जाएगा, सोचो आप पेनिट्रेट करता हुआ न्यूक्लियस के करीब जाएगा, तो उतना ज़्यादा उसको क्या करना पड़ेगा, वो न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड होता चला जाएगा। जैसे जैसे पेनिट्रेट करके अंदर जाएगा न्यूक्लियस उसको पकड़ता चला जाएगा, तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत डिफिकल्ट होगा। सो मोर एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज टू बी रिमूव्ड। कौन सा इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो, जैसे मान लीजिए S का इलेक्ट्रॉन हमेशा न्यूक्लियस के सबसे करीब होता है, चाहे वो किसी भी सेल की बात करें। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहूँगा आपको कि चाहे किसी भी सेल में बात करिए, जैसे मान लीजिए कि ये अपना न्यूक्लियस है, ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, इस तरीके से फॉर एग्जांपल अगर बात करें, मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन है पहला सेल में, तो S का ही रहता है पहला में, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन सेकेंड सेल में S और P दोनों रहता है, तो ये पक्का है कि पहले S के इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, पहले 2 S के इलेक्ट्रॉन होंगे और 6 इलेक्ट्रॉन बाद में P के इलेक्ट्रॉन होंगे 6, इस तरीके से। समझ में आ रहा है? फिर यहाँ पे भी अगर बात करोगे थर्ड सेल में भी, तो थर्ड सेल में भी पहले S के इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे और फिर यहाँ पे P के इलेक्ट्रॉन होंगे और फिर जाकर के D के इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअल में अरेंज रहते हैं। तो आपको क्या देखने को मिला कि हर एक सेल में न्यूक्लियस के सबसे करीब जो रहता है वो S रहता है, यानी कि S का पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा है, सबसे करीब न्यूक्लियस के है, यानी कि न्यूक्लियस सबसे ज़्यादा पकड़ के इसी को रखेगा, है ना। तो इसके इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही टफ हो जाएगा आपके लिए। तो D एंड F, ठीक है। सो यहाँ पे पेनिट्रेशन पावर ऑफ द सबसेल, यहाँ पे याद रखना कि हायर इज द पेनिट्रेशन पावर ऑफ द ऑर्बिटल,
मोर विल बी द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो मतलब डायरेक्टली रिलेशन है, पेनिट्रेशन पावर से डायरेक्टली रिलेशन आप ये मान के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर फोर्थ फैक्टर की बात करें कि फोर्थ फैक्टर क्या है, तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फोर्थ फैक्टर तो होगा ही होगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं और जैसा कि आपने देखा भी है इसका यूज़ कितना ज़्यादा है। तो फोर्थ में हम लिखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग में, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसमें क्या देखना है अपने को कि अगर कोई हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड रिलेटिवली मोर स्टेबल होते हैं, ये आपको पता है। आयोनाइजेशन एनर्जी जैसे इलेक्ट्रॉन को निकालना किससे टफ होगा, किससे डिफ़िकल्ट होगा, ये यहाँ पे हमें पता चलता है। तो रिलेटिवली अगर हम बात करें तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं, वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफ़िकल्ट होता है। जैसे हाफ फील्ड कौन है सर, तो हाफ फील्ड की अगर हम बात करें, ये हाफ फील्ड की अगर बात करें तो ये हो जाते हैं आपको, जैसे P में 6 होता है तो P का 3 हो गया हाफ फील्ड, D में 10 होता है तो D का हाफ फील्ड क्या हो जाएगा D5, F में 14 होता है तो F का हाफ फील्ड क्या हो जाएगा 7। तो अगर इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको लास्ट में किसी एलिमेंट का देखने को मिलता है, इसका मतलब है कि वो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में है, उससे इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफ़िकल्ट होगा, टफ होगा। दूसरा अगर हम बात करें फुल फील्ड की, किसको फुल फील्ड कहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जब हाफ फील्ड आपको समझ में आ गया तो फुल फील्ड तो बड़ा आसान है। जैसे इसका P3 का फुल फील्ड हो जाएगा P6, और इसी तरीके से अगर D5 की बात करें तो D10 हो जाएगा। इसी तरीके से F14 यहाँ पे लिख देते हैं कि F14 हो गया। तो ऐसे करके आप हाफ फील्ड और फुल फील्ड की बात आप आराम से कर सकते हैं। और अगर कहीं भी किसी एलिमेंट में अगर हाफ फील्ड और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है तो ऑब्वियसली आप क्या कहेंगे कि सबसे ज़्यादा एनर्जी वहीं पे लगेगा। और इन दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाए तो ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा स्टेबल कौन है, फुल फील्ड है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी फुल फील्ड में एंड देन हाफ फील्ड में। ऐसा खैर हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा इसमें कि हम किस तरीके से इसको अप्लाई करने वाले हैं। मेन है एप्लीकेशन कि हम कैसे इसको अप्लाई करते हैं। चलिए मैं आपको नेक्स्ट ले जाता हूँ ट्रेंड्स में, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कैसे आखिर लेफ़्ट टू राइट जाने पे या टॉप टू बॉटम जाने पे किस तरीके से वैरी करता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है अपने लिए। तो उसी को हम कहते हैं ट्रेंड्स, ट्रेंड्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। इसी तरीके से हमने ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक रेडियस भी देखा था अगर आपको याद हो तो, राइट। तो इस तरीके से आप आयोनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड्स की बात कर सकते हैं। जैसे मैं पहला अगर मैं बोलूँ नंबर 1 फर्स्ट अगर मैं बात करूँ, दैट इज़ अलॉन्ग द पीरियड अगर मूव करते हैं, यानी कि मान लीजिए कि आप लेफ़्ट से लेफ़्ट टू राइट अगर मूव करते हैं, और लेफ़्ट टू राइट मूव करने को हम क्या कहते हैं, अलॉन्ग द पीरियड आप मूव कर रहे हो। अगर अलॉन्ग द पीरियड आप मूव करेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि सर जैसे जैसे हम अलॉन्ग द पीरियड यानी कि लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो अपना जेड इफेक्टिव जो होता है सर वो बढ़ता है। और हमें पता है जेड इफेक्टिव का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन ही जेड इफेक्टिव कहलाता है। तो ये अगर बढ़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है भैया साइज़ का कॉन्ट्रैक्शन होगा, यानी कि साइज़ घट जाएगा। और आपको ये मैं बता दूं कि साइज़ अगर घट रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पे एक मज़ेदार बात बताने वाला हूँ आपको। यहाँ पे सबसे मस्त बात यह है कि एटॉमिक साइज़ के ऑर्डर को याद कर लो। आपको पता है कि एटॉमिक साइज़ जो होता है वो लेफ़्ट टू राइट क्या होता है, डिक्रीज होता है, और टॉप टू बॉटम क्या होता है, बढ़ता है। तो रेस्ट ऑफ द 3 प्रॉपर्टीज जो बच जाएंगे, यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये जो रेस्ट 3 बच गए हैं वो एटॉमिक साइज़ के अपोजिट हैं। यानी कि यूँ मान के चलें कि आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर द दुश्मन और इनेमी ऑफ एटॉमिक साइज़, अपोजिट चलते हैं उससे, है ना। एटॉमिक साइज़ का जो ट्रेंड्स होता है, इन जनरल ट्रेंड्स की बात कर रहा हूँ, लेफ़्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम की, तो बिल्कुल उल्टा होता है इन तीनों का। यानी कि ये तीनों एक जैसे और एटॉमिक साइज़ अपना उल्टा होता है उसका। ठीक है, तो यहाँ पे ये ट्रेंड्स हमें देखने को मिलता है ऐसा जब आप लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं।
सो इस पे एप्लीकेशन हम करेंगे अभी थोड़ी देर में, राइट। बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको एक आइडिया लग पाएगा यहाँ पे। तो ये चीज़ ज़रूर दिमाग में रखना है आपको। नेक्स्ट आपको बात करता हूँ टॉप टू बॉटम। जब आप टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, ठीक है, सो अगर टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो इसी को आप टॉप टू बॉटम को ही क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। तो अगर आप टॉप टू बॉटम को ही ग्रुप कहते हैं, आपको मैंने क्या बताया कि एटॉमिक साइज से उल्टा होता है सब। तो एटॉमिक साइज क्या होता है, टॉप टू बॉटम जाने पे इंक्रीज करता है। आपको पता है कि जेड इफेक्टिव तो यहाँ पे कोई रोल प्ले नहीं करेगा, क्योंकि जेड इफेक्टिव तो थ्रू आउट द ग्रुप यहाँ पे नियरली सेम देखने को मिलता है। लेकिन हमें पता है कि साइज बढ़ता है ड्यू टू इंक्रीज इन देयर सेल्स। तो साइज अगर इंक्रीज करेगा तो ऑब्वियस सी बात है आयोनाइजेशन एनर्जी और जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारे के सारे प्रॉपर्टीज़ डिक्रीज करेंगे रेस्ट ऑफ द 3 प्रॉपर्टीज़। तो ये था टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट की बात। हम इस पे थोड़ी सी ट्रेंड्स की बात कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मतलब ट्रेंड्स अगर आपने लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम अगर बात किया है तो कुछ क्वेश्चंस अगर हो जाएं इस पे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। तो मैं सारे पीरियड की बात कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए, तो मैं पीरियड की पहले बात करता हूँ, यानी कि नंबर 1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना मैं स्टार्ट करता हूँ पहले। जैसे मान लीजिए मैं फर्स्ट पीरियड की बात करूँ तो फर्स्ट पीरियड में कौन कौन आता है। फर्स्ट पीरियड की बात करें तो फर्स्ट पीरियड में हमारा 2 एलिमेंट आते हैं, दैट इज़ हाइड्रोजन एंड हीलियम। अब आपको ये पता है कि मैंने कहा था कि अगर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा लगता है। मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप कभी आयोनाइजेशन एनर्जी के क्वेश्चन करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मस्ट है कि आप लिखा ज़रूर कीजिए। तो यहाँ पे बहुत आइडिया मिलता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं S2 का फुलफिल्ड है और ये यहाँ पे हाफ फील्ड इसको नहीं कह सकते हम, ऐसे तो देखने में तो लग रहा है हाफ फील्ड है, लेकिन इसकी एनर्जी बहुत कम होती है। ये एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, दैट इज़ वाई ये स्टेबल होने के कारण, ज़्यादा स्टेबल होने के कारण इससे जब आप इलेक्ट्रॉन्स को निकालने की कोशिश करेंगे S2 से तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। इसीलिए आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम विल बी ग्रेटर देन हाइड्रोजन। सिमिलरली वी कैन टॉक अबाउट सेकेंड, दैट इज सेकेंड पीरियड की बात करें, है ना। तो सेकेंड पीरियड के पहले तो हमें एलिमेंट्स पता होने चाहिए। तो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स ऑलमोस्ट सभी को पता होता है। जैसे हम बात करें लिथियम, राइट, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। मैं आपको एक सजेशन देता हूँ। सजेशन ये कि अगर कहीं S2 कॉन्फ़िगरेशन है, दिमाग में रखिएगा, अगर कहीं S2 कॉन्फ़िगरेशन है या फिर P3 कॉन्फ़िगरेशन है तो आप कह देना कि जस्ट ग्रेटर देन इट्स नेबर, जस्ट ग्रेटर देन इट्स नेबर, एंड अगर P6 होता है तो इसमें तो कोई डाउट नहीं भैया कि वो इंटायर पीरियड में मोस्ट स्टेबल है, यानी कि मोस्ट एनर्जी लगेगा आपको। तो बात वही हो गई हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड वाली, ठीक है, जो कि मैंने पहले बताया था आपको। तो ये चीज़ आप दिमाग में रखोगे तो बड़े इजी तरीके से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए, सबसे पहले मेरा अटेम्प्ट करने का तरीका कैसा होता है, मैं पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमेशा लिखा करता हूँ। तो 1s2 और 2s यहाँ पे 1 हो जाएगा। सो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जस्ट मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं उसको लिख देता हूँ, है ना। इसकी ज़रूरत मुझे खास करके पड़ता है। तो यहाँ पे 2p2 एंड दैट इज़ 2p3 एंड 2p4, नेक्स्ट 2p5 एंड देन 2p6। इसमें क्या देखने को मिला मुझे, मैं उन कॉन्फ़िगरेशन को मार्क करूँगा जो मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं, S2 एंड P3 एंड देन P6। ये 3 कॉन्फ़िगरेशन को आपको कॉन्सेंट्रेट करके समझना है चीज़ों को। देखिए मैं क्या करता हूँ, मुझे सबसे पहली बार S2 कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे मिला एंड P3 कॉन्फ़िगरेशन मुझे यहाँ मिला और P6 कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे मिला। अब स्टेटमेंट को पढ़िए, यहाँ पे बोला गया है कि जब जब S2 रहेगा और P3 कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो जस्ट ग्रेटर देन इट्स नेबर हो जाते हैं, अपने पड़ोसी से बड़े हो जाते हैं। यानी कि इनका पड़ोसी कौन है, ये। तो पड़ोसी से बड़ा मत कर देना, ज़्यादा बड़ा नहीं। ये S2 और P3 कॉन्फ़िगरेशन की इतनी ही औकात है कि इनकी एनर्जी अपने पड़ोसी से ज़्यादा एनर्जी हो जाता है।
यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन निकालने जाओगे तो अपने पड़ोसी वाले से ज़्यादा एनर्जी उसको देना पड़ता है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन की जो एनर्जी लगेगी वो ऑक्सीजन से ज़्यादा आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। और इसमें तो बात ही नहीं करना भैया, नियॉन तो हो जाएगा मोस्ट स्टेबल, है ना, क्योंकि वहाँ तो P6 कॉन्फ़िगरेशन है। यानी कि हम ये क्या कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में एनर्जी लगती है। इवन हम कहें कि आपको एक डंडा नहीं 3 डंडा देना चाहिए, लगभग 3 गुना एनर्जी से ज़्यादा लगता है ना, नॉर्मल एलिमेंट से। तो मैं क्या बोलूँगा, देखो कैसे हम बढ़ेंगे कि जब भी हम इधर से इधर मूव करते हैं बेटा, आपको पता है लेफ़्ट टू राइट जब भी मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, अभी ट्रेंड्स में बताया था आपको कि लेफ़्ट टू राइट जब भी मूव करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है तो आप लगातार तो नहीं बढ़ा सकते, बट नॉट रेगुलरली, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। लेफ्ट टू राइट, व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी बट नॉट रेगुलरली। तो नॉट रेगुलरली मैंने यहाँ पे मार्क कर दिए हैं नॉट रेगुलरली को। मैं यहाँ पे सबसे पहले लिथियम को लिखूंगा, फिर बोरोन को लिखूंगा। अब देखो बेरिलियम उधर शिफ्ट करके चला गया है, सो बेरिलियम लिखूंगा। देन मैं कार्बन को लिखूंगा, देन नाइट्रोजन को जंप करा दो, ऑक्सीजन यहाँ पे पहले आ जाएगा, देन नाइट्रोजन आ जाएगा और यहाँ पे फ्लोरीन आ जाएगा, एंड देन यहाँ पे नियॉन होगा। और नियॉन पे तो 3 एरो दो भैया, क्योंकि लगभग 3 गुनी एनर्जी इनका होता है। और बाकी में नॉर्मल ट्रेंड्स ऐसे चलेंगे कि एनर्जी कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इस तरीके से जब जा रहे हैं आप लेफ्ट टू राइट तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर रहा है। दिस इज व्हाट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर इज। नेक्स्ट, इसी तरीके से आप इम्प्लीमेंट करना चाहें तो आप थर्ड पीरियड में भी कर सकते हैं। आइए उसको क्यों छोड़ेंगे, हम थर्ड पीरियड में भी इम्प्लीमेंट करके देखना चाहेंगे। सो थर्ड पीरियड में अगर देखें तो सिमिलर ऑर्डर आप फॉलो कर सकते हैं थर्ड पीरियड में भी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको, ये थर्ड पीरियड की बात कर रहे हैं हम। सो अगर थर्ड पीरियड की बात करें तो आप बड़े आसानी से फिर से उन्हीं सभी एलिमेंट्स को लिखिए जो थर्ड पीरियड के हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन। अब आप देखिए क्या करेंगे आप, यहाँ पे अगेन कॉन्फ़िगरेशन सबका लिखना बहुत ज़रूरी है। मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखा और मेरे काम जो है वो आधा ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे ये काम पूरी तरीके से ख़त्म तब हो जाएगा जब आप उसको अंडरलाइन कर देंगे हाफ फील्ड और फुल फील्ड को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से आपको लिख दिया। अब आप क्या करिए, मार्क करिए, S2 कॉन्फ़िगरेशन मुझे यहाँ पे मिला, देखिए P3 कॉन्फ़िगरेशन मुझे यहाँ पे मिला एंड P6 कॉन्फ़िगरेशन मुझे यहाँ पे मिला। आपको पता है कि S2 एंड P3 जस्ट ग्रेटर देन इट्स नेबर, जस्ट ग्रेटर देन इट्स नेबर। और ये तो मच मोर स्टेबल है, यानी कि सबसे ज़्यादा एनर्जी इसमें लगेगा इलेक्ट्रॉन को निकालने में, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। मैं फिर से वही ऑर्डर अरेंज कर देता हूँ जिस तरीके से हमने ऊपर करा था। ये सोडियम, उसके बाद अपना आ जाएगा एल्यूमिनियम, देन क्या आएगा मैग्नीशियम, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा बोलो, सिलिकॉन, देन क्या आएगा सल्फर, देन फास्फोरस जंप करके उधर, देन क्लोरीन एंड देन आर्गॉन। आर्गॉन में तो मुझे 3 एरो एटलीस्ट बनाने हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी, सडन जंप लगता है, एनर्जी में सडन जंप होता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी आपको आर्गॉन में देना पड़ता है, इसीलिए मेरी हैबिट रहेगी अभी से कि हम सडन जंप दिखाएं, ताकि क्वेश्चन अगर इस तरीके का कभी आए सडन जंप से रिलेटेड तो हम उसको भी हैंडल कर सकें, टैकल कर सकें। इधर से इधर जा रहे हो तो आयोनाइजेशन एनर्जी आपकी इंक्रीज़ कर रही है। तो ये आपने देखा किसमें कि अलोंग द पीरियड जब आप मूव करते हैं तो किस तरीके से आयोनाइजेशन एनर्जी वेरी करता है। आई थिंक आपको बहुत आसान लगा होगा क्योंकि ज़्यादा कुछ दिमाग में रखना है नहीं, आपको क्या रखना है जस्ट कि S2 एंड P3 कॉन्फ़िगरेशन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब स्टेबल, जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं उतना ज़्यादा स्टेबल होते नहीं हैं, इसी के कारण वो जस्ट ग्रेटर देन इट्स नेबर होते हैं। लेकिन P6 बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, वो इंटायर पीरियड में सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी शो करता है। इवन आपने याद हो अगर तो हम एटॉमिक साइज़ की भी जब बात कर रहे थे तो सबसे ज़्यादा एटॉमिक साइज़ भी उन्हीं का था। तो मैंने कहा था ना कि 18th ग्रुप के लिए हम लोग एक अलग सा ट्रीटमेंट करते हैं। चलिए अब हम ग्रुप में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अरेंज द आयोनाइजेशन एनर्जी इन अ ग्रुप। सो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की हम इन जनरल बात कर लें अगर हम, तो सिंपल ट्रेंड्स को फॉलो करेगा। जैसे मान लीजिए कि पहले वाले को लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम,
सीजियम एंड फ्रांसियम। आपको क्या पता है बेटा कि जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जा रहे हो, ये एक्चुअल में टॉप टू बॉटम जा रहे हो, मैंने लिखा है अलोंग द पीरियड ऐसे करके मैंने लिख दिया है, लेकिन एक्चुअल में ये टॉप टू बॉटम जा रहा है ना, ऊपर से नीचे जाता है ना, ये वाला लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम ऐसे जाता है, मैंने ऐसे लिख दिया है। तो नीचे जैसे जैसे जा रहे हो क्या रहा है, साइज बढ़ रहा है, नंबर ऑफ सेल्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो अगर नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही आसान हो जाएगा जैसे जैसे बड़ा होता चला जाएगा। न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की दूरी बहुत बढ़ जाएगी, अट्रैक्शन बहुत कम हो जाएगा, और इसीलिए फ्रांसियम में सबसे मिनिमम एनर्जी होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे सबसे ज़्यादा एनर्जी, क्योंकि न्यूक्लियस के सबसे करीब इसका इलेक्ट्रॉन होगा तो सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी आप इस पर कह सकते हैं। और सिमिलरली वी कैन हेयर अरेंज द ऑर्डर इन डिक्री, मतलब इस तरीके से डिक्रीज करता चला जाता है। अगर हम बात करें इसी तरीके से बेरिलियम फैमिली में तो क्या होगा, सिमिलर वे में मूव करेंगे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम। हम सारे एक्सेप्शनल केसेस को एक जगह जिस तरह से हम पहले से करते आए हैं वैसे ही करेंगे, बट ये एक्सेप्शनल केसेस में नहीं है, नॉर्मल ऑर्डर चल रहा है, ये आपको दिमाग में रखना है। क्योंकि नॉर्मल ट्रेंड से कुछ भी सोचना है ही नहीं इसमें, तो नॉर्मली दिमाग में आपके रह जाएगा। ये यहाँ पे डिक्रीज कर रहे हैं इस तरीके से, ये यहाँ पे डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैं पूछूं कि पूरे इंटायर पीरियोडिक टेबल की बात करूं, पूरे इंटायर पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, आप थोड़ा सा दिमाग लगा के बताओ। तो मेरे को तो कॉमन सेंस लग रहा है कि इधर से इधर जाते हैं तो इंक्रीज करता है आयोनाइजेशन एनर्जी, नीचे जाते हैं तो डिक्रीज करता है, यानी कि सबसे मैक्सिमम वाला यहाँ कहीं होगा, क्योंकि यहाँ से भी नीचे जाएंगे तो फिर डिक्रीज करेगा। इस जगह पे कौन है, ऑब्वियस सी बात है इस जगह पे हीलियम है। तो मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी जो लगेगा है ना, मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगा वो अपना हीलियम का होगा। ठीक है, पूरे इंटायर पीरियोडिक टेबल में मैं न्यूट्रल एटम की बात कर रहा हूँ, कोई चार्ज्ड एटम की बात नहीं कर रहा हूँ। और अगर हम मिनिमम बात करें तब सर कि मिनिमम आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, अगर मैक्सिमम आप बोल रहे हो तो मिनिमम आयोनाइजेशन एनर्जी भी बता दो। तो फिर से मैं सोचा कि आखिर मिनिमम आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी हो सकती है। देखो इधर से इधर जा रहे हैं तो क्या करता है, इंक्रीज करता है, इधर से इधर डिक्रीज करता है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो जो सबसे नीचे होगा यहाँ पे वही सबसे कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे सीजियम को सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी वाला। दैट इज़ वाई हम इसको फोटो सेल में भी यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देता है, निकलवा देता है अपने सरफेस से, इसीलिए सीजियम का। फ्रांसियम नहीं ले रहे हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है, इसीलिए नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे सीजियम को लेना पड़ा मुझे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि आपने टॉप टू बॉटम, लेफ़्ट टू राइट जब आप मूव करते हैं तो किस तरीके से आपको यहाँ पे हैंडल करना है इसे। अब हम कुछ और क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे तो और ज़्यादा क्लैरिटी हमें मिल पाएगा। तो चलिए हम एक आध क्वेश्चन और करते हैं, है ना, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी, जिससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन जनरल, तो आपको भी इसे दिमाग में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि मान लीजिए आयोनाइजेशन एनर्जी 1 है ना, आयोनाइजेशन एनर्जी 2, आयोनाइजेशन एनर्जी 3, ये तीनों की एनर्जी की वैल्यू दी हुई है। कितना दी हुआ है, आयोनाइजेशन एनर्जी 1 की वैल्यू 450 दी हुई है, आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू 2 की वैल्यू 700 है, और आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे 2600 है, आयोनाइजेशन एनर्जी 3 की वैल्यू। मान लीजिए इस तरीके से, यानी कि पहला इलेक्ट्रॉन जब निकाल रहे हो तो 450 देना पड़ रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन जब निकालने जा रहे हो तो इतना देना पड़ रहा है, तीसरा जा रहे हो निकालने तो इतना देना पड़ रहा है। आप मुझे बताइए, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिट 1। आपको यहाँ पे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताना होता है, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सबसे पहली बात आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बताइए, और दूसरी बात कि कौन से ग्रुप से आखिर ये एलिमेंट बिलोंग करता है ना, तो आप लिखेंगे विच ग्रुप,
विच ग्रुप एलिमेंट बिलोंग्स, एलिमेंट बिलोंग्स, आखिर किस ग्रुप से ये एलिमेंट बिलोंग करता है। तो मुझे कैसे सोचना है, आपको इस तरीके से किस तरीके से सोचेंगे जो आप भी आंसर ला पाएँ। तो मैं कैसे सोचता हूँ समझिएगा, थिंकिंग प्रोसेस समझिए कि यहाँ पे जब हम x से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो मुझे x प्लस मिला, है ना। तो हमें कितना एनर्जी देना पड़ा, 450 किलो जूल। जब यहाँ से x2 प्लस में गए तो इलेक्ट्रॉन जो निकाले मुझे 700 किलो जूल पर मोल देना पड़ा। जब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाला आपने तो x3 पॉजिटिव में पहुंचा और मुझे 2600 देना पड़ा। यानी कि सडन जंप लग रहा है, यहाँ पे सेकंड से थर्ड में सडन जंप लग रहा है। और सडन जंप लगने का मतलब है कि इस जगह पे कंफर्म x3 पॉजिटिव जो है ना, वो मैं कंफर्म हो चुका हूँ कि ये एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। क्यों? क्योंकि सडन जंप वहीं लग सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल की बात कर लें हम कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए कि कोई अगर सेकेंड ग्रुप का फैमिली वाला है, जैसे मान लीजिए मैं मैग्नीशियम की बात कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम ले लेता हूँ। तो इसी के जगह पे मैग्नीशियम लिया, मैग्नीशियम से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकाले तो क्या हुआ, आपको लग गया यहाँ पे 450 किलो जूल पर मोल एनर्जी यहाँ पे देना पड़ गया। और ये मैग्नीशियम पहुँच गया Mg प्लस में। यहाँ से एक और इलेक्ट्रॉन अगर आप निकालेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको 700 किलो जूल पर मोल एनर्जी देना पड़ जाएगा और ये पहुँच जाएगा Mg2 प्लस में। अब आपको पता होगा कि Mg2 प्लस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई है 28, यानी कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में ये आ चुका है। अब सोचो, आप बोलोगे नहीं सर मुझे और भी इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो भैया अब इलेक्ट्रॉन अगर निकालने जाओगे तो ये डिमांड करेगा, बोलेगा भाई मैं तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में ऑलरेडी एक्वायर्ड हो चुका हूँ, आप मुझे क्यों छेड़ने जा रहे हो। अगर मुझे छेड़ोगे तो मैं बहुत ज़्यादा एनर्जी मांगूंगा। तो भाई मांग ले, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे इलेक्ट्रॉन तो निकालना है, तो भैया एनर्जी दो। तो आपको भयानक सा से देख सकते हो 7 या 21, मैंने कहा था ना लगभग 3 गुना और 3 गुना से ज़्यादा एनर्जी लग ही जाता है ना सडन जंप में। तो 7 या 2100 होना चाहिए, 2600 लग रहा है, 2600 किलो जूल पर मोल लग रहा है, मतलब सडन जंप इन एनर्जी देखने को मिल रहा है। यानी कि हम ये मान के चलें कि M3 प्लस जाना नहीं चाह रहा था Mg3 प्लस में, ठीक है, बट यहाँ पे हमें जबरन करना पड़ा। यानी कि हमें क्या पता चला कि यहीं पे हमारी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर हो चुकी है, यानी कि स्टेबिलिटी मुझे इसी जगह पे मिल चुका है। यानी कि जब भी कभी सडन जंप देखने को मिला, जितना में आपको सडन जंप मिलेगा आप समझ जाना कि उससे पहले ही हमारा कॉन्फ़िगरेशन जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है वो एक्वायर हो चुका है। तो अब बताइए कि इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी होगी, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको 2 हो जाएगा, क्योंकि पूरा सेकेंड ग्रुप की यही स्थिति होगी। सारे सेकेंड ग्रुप के फैमिली को आप यहाँ पे लिख सकते हो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, जो भी लिखना है लिख के और प्रोसीड कर सकते हो। तो इनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होगी, क्योंकि आफ्टर डोनेटिंग 2 इलेक्ट्रॉन दे विल एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज वाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 ही होगी इसकी। कौन ग्रुप से बिलोंग करेगा, तो ग्रुप आपका बिलोंग करेगा सेकेंड ए से, या फिर आप सिंपली कह दें सेकेंड ग्रुप से। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछा जाता है। आपको इन सभी क्वेश्चंस के लिए आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, ठीक है, और अगर अलर्ट नहीं रहोगे तो आप फंस सकते हो इसमें। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चीज़ हो गया, आपका पहले बिट का आंसर आपने दे दिया, पहला क्वेश्चन जो आपसे बना था वो दे दिया। अब इसी में आपसे एनर्जी अलग तरीके से पूछा जा सकता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताइए कि इसी क्वेश्चन में कि मान लीजिए कि पहले स्टेप में आपने क्या बोला कि A से A2 प्लस में, A से A2 प्लस में, यानी कि 1 बाई 1 जब 2 इलेक्ट्रॉन आप निकाल दिए, है ना, वही जो पिछला क्वेश्चन था, आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तब के केस में आप ना कैलकुलेट करना है आपको एनर्जी चेंज इन्वॉल्व्ड। एनर्जी चेंज इन्वॉल्व्ड आपको यहाँ पे बताने हैं। तो आप कैसे बताएंगे, तो एनर्जी चेंज इन्वॉल्व्ड बड़े आसानी तरीके से बना सकते हैं। 2 स्टेप में दिखाइए इसको। क्या दिखाइए कि ए से जब हम, क्योंकि यहाँ तो स्टेप वाइज प्रोसेस होता है ना, आप डायरेक्ट तो जंप कर नहीं सकते, यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन का हिसाब देना पड़ता है मुझे। तो ए से अगर आप ए प्लस में गए हो तो ऑब्वियस सी बात है आपने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया होगा ए से।
तब जाकर के इस एनर्जी को आपने कहा था कि E1 जो एनर्जी लग रहा है दैट इज 450 किलो जूल पर मोल लग रहा है। अगर इसी तरीके से A पॉजिटिव से अगर एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लोगे और तो ये A2 पॉजिटिव में पहुंच जाएगा और इधर साइड में चूंकि आप यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन लिख दो, है ना, तो ये I2 जो लग रहा है मतलब एनर्जी 2 जो लग रहा है IE2 वो 700 किलो जूल पर मोल लग रहा है। तो अब मैं बोलूँ अगर इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को काट दो, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं A से A प्लस कट जाएगा, A से A प्लस एडिशन करना है अपने को, तो A से A प्लस कट गया तो A से अगर चले जाओगे A2 प्लस में डायरेक्ट इस रिएक्शन के थ्रू, तो यहाँ पे क्या किए हो, रिएक्शन को ऐड किए हो, रिएक्शन को ऐड किए हो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन और ये कितना आ जाएगा अपना 1150 किलो जूल पर मोल में एनर्जी आपको मिल जाएगी, किलो जूल पर मोल। सो किलो जूल पर मोल में आपको यहाँ पे मिलेगी। तो दिस इज़ व्हाट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अपने को ख्याल रखना है कि ये जो डेल्टा एच मिलेगा वो एनर्जी रिलीज होगी, यानी कि नेगेटिव डेल्टा एच में आएगी वैल्यू, है ना, सॉरी ये आपको देना पड़ा है ना, ये तो एनर्जी देना पड़ा है तभी तो इतना एनर्जी निकला, तो पॉजिटिव में एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा वो वाला, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे दिमाग में रखना है। अब हम बात करेंगे कुछ और क्वेश्चंस आपको रैंडमली मैं दूंगा, लेकिन इसको 2 पार्ट में करना इस वीडियो को ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि एक पार्ट पूरा लेंदी ना हो जाए, इसीलिए मैं इसको दूसरे पार्ट में कुछ और क्वेश्चंस करा करके और फिर उसके एक्सेप्शनल केसेस की हम बात करेंगे, राइट। तो इस लेक्चर में इतने ही रखते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।